गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा लेसन है आज ग्रेविटेशन। क्या है हमारा ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन। अब तक हमने क्या स्टडी किया? हमने फोर्स के बारे में, मोशन और इन सब चैप्टर्स के बारे में स्टडी किया। हमने मोशन वाले में फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना, मोशन के बारे में और फिर फोर्स के बारे में कुछ जाना। अब हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, फोर्स वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या स्टडी किया कि भी कोई भी बॉडी अगर वो मूव करती है, डायरेक्शन चेंज करती है या वो स्टॉप होती है, रुकती है, रेस्ट में आती है मोशन से, तो हमें क्या चाहिए थी? फोर्स की रिक्वायरमेंट थी। क्या चाहिए थी? फोर्स चाहिए थी। क्योंकि विदाउट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के या कोई भी हम उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक कोई फोर्स नहीं लगाते तो क्या होता है? उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, अब हम उसी कंसेप्ट का यूज करके ग्रेविटेशन को समझते हैं। अब हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो अगर मैं ये मार्कर पकड़ता हूं, यहाँ पर इसको मैंने क्या किया हुआ? रेस्ट में है भी ये। क्यों? क्योंकि मैंने इसको होल्ड किया। क्या लग रही है यहाँ पे? फोर्स लग रही है, हाथों से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं, ये क्या होता है? नीचे गिरता है। क्या करता है? नीचे गिरता है। भाई ये रेस्ट में था, मैंने इसको पकड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इसको नीचे गिराने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाई, ये अपने आप नीचे गिरता है। अपने आप नीचे क्यों गिरता है भाई? हमने तो ये स्टडी किया था कि भाई किसी भी बॉडी के अंदर कभी भी अपने आप, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहना चाहती है? रेस्ट में। न्यूटन के लॉ थी हमारे, तो वो किस में रहना चाहती थी? रेस्ट में। लेकिन ये किसके अंदर आ गई? मोशन के अंदर। इट्स मीन कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसके ऊपर क्या लग रही है? कोई ना कोई फोर्स लग रही है। अब फोर्स हमने तो लगाई नहीं, तो फोर्स लगाई किसने? तो भाई यही जो फोर्स हमारी, वो किसके द्वारा लगाई जाती है? अर्थ के द्वारा। किसके द्वारा लगाई जाती है? अर्थ के द्वारा। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है? हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है। ठीक है, लेकिन ये जो लिमिट है हमारी कि हम ये पृथ्वी ही लगाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्स के अंदर या इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारी जो भी चीजें हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं या प्लैनेट्स हैं, वो सभी क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं। क्या करते हैं? फोर्सेस लगाते हैं। इसी फोर्स के कारण हमारे जो ये प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसी फोर्स के कारण जो हमारी अर्थ के ऊपर जो हाई टाइड, लो टाइड या बरसात का होना या किसी भी चीज का ऊपर से नीचे गिरना या हमारे द्वारा किसके ऊपर खड़े होना? अर्थ के ऊपर खड़े होना पॉसिबल हो पाता है। किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये था भी हमें बेसिकली आइडिया कि ग्रेविटेशन फोर्स है क्या। अब इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किसने किया? इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया था आइजैक न्यूटन ने, जिनको आप सिर्फ न्यूटन के नाम से जानते हो, जो साइंस के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? आइजैक न्यूटन। एक बार क्या था कि वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। वो पेड़ सेब का था। ऊपर से जब उन्होंने एक सेब को नीचे गिरते हुए देखा तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा भी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप तो मूव कर नहीं पाता, तो उन्होंने कौन सा लॉ दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या लॉ दिया था भाई हमें? उसी, जब वो एप्पल को उन्होंने नीचे गिरते देखा, किससे? पेड़ से, तो उसी की थ्योरी के ऊपर उन्होंने एक लॉ दिया, जिसको क्या नाम दिया गया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे और ग्रेविटेशन के बारे में भी उसी के द्वारा ही बताया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई हमारी जो भी बॉडीज हैं वो क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी। हर बॉडी क्या करती है? एक दूसरी बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। यानी कि अगर मैं यहां पर हूं, अभी खड़ा हूं,
तो मैं इस बोर्ड को भी अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी तरफ, और बोर्ड क्या कर रहा है, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन फिर आप सोचोगे सर गिर क्यों नहीं रहे, मैं इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा? उसका रीजन ही ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन देम, यानी कि हम दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज वेरी स्मॉल, क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो पाते। एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी by a force of attraction। आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू। ये जो हमारी फोर्स होती है ना, ये कैसी होती है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है, यानी क्या करती है, किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, रिपेल कभी नहीं करती। ठीक है, चाहे वो बॉडी स्मॉल हो, लार्ज हो या एक्स्ट्रा लार्ज हो, ठीक है, कोई भी साइज हो, साइज के ऊपर मैटर ही नहीं करता। ये हमारी कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन है ये हमारी, ठीक है। हालांकि इसके अकॉर्डिंग इन्होंने आइजैक न्यूटन ने हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसको भी हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या स्टडी किया कि भाई कोई भी बॉडी है वो क्या करती है, एक दूसरे को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है, या कोई भी बॉडी दूसरी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इट्स मीन अगर ये डस्टर है और ये क्या मार्कर, तो ये दोनों भी हम एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक दूसरे के पास चिपकते क्यों नहीं, या इसके एक दूसरे के पास क्यों नहीं जाते? ठीक है, उसका एक रीजन यही होता है हमारा कि फोर्सेस आर स्मॉल। फोर्स क्या होती है, एक दूसरे के बीच में स्मॉल होती हैं। ठीक है, अब आता है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है और यूनिवर्स की हर चीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स क्या करती है कि यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। क्या करती है, हर एक दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बॉडी विद ए फोर्स क्या करती है, एवरी बॉडी जो हमने अभी भी स्टडी की थी, लगभग मिलती जुलती ही मिलेगी वो भी। ठीक है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, बॉडी इन द यूनिवर्स attract other body। क्या करती है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी, यानी कि एक बॉडी हमारी वो क्या करती है, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स, विद ए फोर्स। किसके साथ, एक फोर्स के साथ। अब इसके बाद हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं यहां तक कि भाई हर बॉडी क्या करती है, दूसरे को अट्रैक्ट करती है, अदर बॉडी विद ए फोर्स। लेकिन यहां से आगे उन्होंने क्या बताया कि कंसेप्ट दिया कि वो किस प्रकार से करते हैं। एंड ए फोर्स विच इज, अब वो जो हमारी क्या ये फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होती है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट, क्या है, टू दी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, एंड और क्या कहा फिर आगे कि भाई जो ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them। क्या कहा कि भाई जो हमारी, ये थोड़ा दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है, इनवर्सली क्या कह रहा अभी हमने कि क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। क्या कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी, यहां तक हम पहले स्टडी कर चुके हैं, विद अ फोर्स। ठीक बात है भाई कि एक फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करती है किसको, हर बॉडी दूसरी बॉडी को, लेकिन कैसे, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होती है, जो फोर्स है ना हमारी अब यहाँ पर, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। किसका मास, अब हमारे पास अगर दो बॉडीज हैं तो उन दोनों का मासेस, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, तो इसका मास और इसका मास, यानी कि मास ऑफ डस्टर एंड मास ऑफ मार्कर, अगर हम इन दोनों का मासेस लें तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो उसकी क्या होती है, फोर्स हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट भी। अब इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा उन्होंने, फर्स्ट पॉइंट कहा कि जो फोर्स है ना हमारी, एफ से हम किसको डिनोट करते हैं, फोर्स को, एफ लिख देते हैं भी, एफ इज इक्वल टू क्या है, फोर्स m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, m2 क्या हमारा मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। हम इसको एक मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसको लिखने से पहले, कि भाई हमारे पास क्या है, एक ये है बॉडी है हमारे पास कोई एक ये, ठीक है, इसको क्या नाम दिया हमने, ए, और एक अनदर बॉडी है हमारे पास जिसका क्या नाम दिया हमने, बी, ठीक है। ए का जो मास है हमारा वो क्या है, m1, और बी का मास क्या है, m2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। एक बात याद रखना, जब हमारा इस प्रकार की कोई भी बॉडी होती है तो जो हम उनका डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं, सेंटर टू सेंटर, यानी कि इसका जो केंद्र बिंदु है और इसका भी जो केंद्र बिंदु है, यानी कि सेंटर टू सेंटर या केंद्र बिंदु से केंद्र बिंदु तक, ठीक है। हमारा जो ये डिस्टेंस हो क्या हुआ, ए और बी के बीच का इज इक्वल आर। अगर हमारे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और बिटवीन टू बॉडीज इज आर, राइट। तो हमारा ये क्या मान लिया हमने, आर मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख भी दिया कि भाई m1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m क्या हमारा मास है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का, m2 क्या मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, m2 क्या है सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है, और r क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट a है और b ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। अब अकॉर्डिंग टू हम ला के देखते हैं तो क्या कहता है कि भाई f जो है ना हमारी,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट कंडीशन क्या आई थी? द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। क्या किया? मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मास क्या था हमारा? m1 एंड m2, तो इनकी दोनों प्रोडक्ट m1 into में m2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए? फोर्स के। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या आई हमारे पास कि भाई जो फोर्स है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो ये r है ये क्या हमारा उनके बीच का डिस्टेंस है, इसका अगर हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दें तो वो क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा। 1 डिवाइडेड बाई में r स्क्वायर। 1 बाई में r स्क्वायर क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं तो हमेशा क्या करना पड़ता है? 1 बाई में r स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर मास बढ़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज आल्सो इंक्रीज। यानी कि अगर मास बढ़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उनके बीच की जो फोर्सेज हैं वो भी क्या होगी? इंक्रीज होंगी। क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। और अगर r बढ़ता है किसी के बीच का तो वो क्या होगा? फोर्सेज आर डिक्रीज। इसीलिए बोला गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन उल्टा करेंगे, मीन उल्टा होगा। ठीक है, यानी कि r बढ़ेगा फोर्स घटेगी। ठीक है, r घटेगा तो फोर्स बढ़ेगी। मीन क्या होगा कि अगर हम हमारा मास इज इंक्रीज then force is also increase. If we decrease the distance between two objects then force is increase. If we increase the distance between two objects, अगर हम इंक्रीज करते हैं डिस्टेंसेस को तो फोर्स आर डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये था भी हमारा कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब जब हमने इसको क्या किया? कंबाइन किया तो क्या है? कंबाइन फॉर्म f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? m1 बाई में m2 बाई में r स्क्वायर। ये हमें क्या मिला? एक कॉम्बिनेशन फॉर्म मिली। किस चीज के लिए? फोर्स के लिए। कि हमारा भी इस प्रकार भी हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट को साफ करते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। अब हमें ये वैल्यू मिल गई कि यानी कि फोर्स जो है ना हमारी, फोर्स ऑफ जो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो ये फोर्स हमारी क्या है? हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ये बात याद रखना, इट इज नॉट ए सिंपल फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। है तो फोर्स ही, लेकिन इसका क्या है? स्पेसिफिक नेम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब जो ये हमारी फोर्स है वो क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है भी, यहां तक हम इसको सोल्व कर चुके थे। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी का भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, क्या हटाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो क्या होता है? हमेशा एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो कांस्टेंट ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल का साइन आ जाता है। किसका साइन हट जाता है? प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव हो जाता है और किसका ऐड हो जाता है? इक्वल का। और क्या ऐड हो जाता है? एक कांस्टेंट। और इसको हम लिखते हैं जी से। क्या है हमारा? एक कांस्टेंट। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर जी इज, जी क्या है हमारा? इज ग्रेविटेशनल where G is constant। क्या है भैया? where G is gravitational constant। क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमारी ये क्या फोर्स थी? ग्रेविटेशनल फोर्स थी। तो ये G भी क्या था हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल तो हटा दिया और कांस्टेंट भी ऐड कर दिया, लेकिन ये वैल्यूज तो रहेगी।
तो ये भी क्या लिखनी पड़ती है, एज इट इज लिखी जाती है, m1 बाई में m2 बाई में r स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में, एनी टू और मोर बॉडीज, दो या दो से ज्यादा कोई बॉडी हो उनके बीच का हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। सॉरी, अब हमने ये तो ठीक है भाई, ग्रेविटेशन फॉर्मूला आ गया हमारा, इसके थ्रू हमने क्या निकाला, फोर्स, लेकिन इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा था। कई बार एक 1 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, व्हाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। जो ये हमारा लॉ ना ग्रेविटेशनल लॉ, इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, व्हाई ग्रेविटेशन लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा जाता है, उसका एक रीजन है हमारा इसको यूनिवर्सल लॉ कहने का। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका यहाँ पर मीनिंग है, वैल्यू, कुछ ना कुछ पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा गया। वो क्या है कि ये हर बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो अर्थ के ऊपर हो, अर्थ से बाहर हो, हमारी यूनिवर्स के अंदर हो, कहीं पर भी। ये नहीं है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी के अंदर ही, नहीं, अनदर गैलेक्सीज के अंदर भी। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट्स एप्लीकेबल ऑन ऑल स्मॉल एंड लार्ज बॉडीज इन द यूनिवर्स। ये क्या करता है, चाहे कोई बॉडी कितनी ही स्मॉल हो और कितनी ही बड़ी हो, हर के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई होता है, और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है भी। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमारी इस फोर्स की यूनिट क्या होगी, वही न्यूटन। ये हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, कोई भी फोर्स हो, कैसी भी फोर्स हो, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, क्योंकि है तो ये भी फोर्स, वो बात अलग है कि भैया कौन सी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी फोर्सेज होती है। ठीक है, तो ये भी उनमें से एक है, लेकिन यूनिट क्या है, न्यूटन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो जी है हमारे पास, ये जी, इस जी की हमें वैल्यू चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है। क्योंकि अगर हमें कल न्यूमेरिकली कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें क्या चाहिए कि इसकी वैल्यू चाहिए प्लस इसकी यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, हमें इसकी यूनिट भी चाहिए। तो हम इसकी पहले यूनिट फाइंड आउट करते हैं और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार रखते हैं तो जी, ये आर स्क्वायर है तुम्हारा, इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में था, इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो एफ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। यहां पर ये जी की किस में, मल्टीप्लाई में, तो इधर किसके आ जाएंगे, डिवाइड के अंदर, m1 m2। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा, जी का। पहली बात तो हमने क्या कैलकुलेट किया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके। और हाँ, एक बात और, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा, वो डज नॉट डिपेंड ऑन दी मासेस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड डिपेंड ऑन मास ऑफ देयर प्रोडक्ट मासेस एंड, सीधा हम यही लिखेंगे, प्रोडक्ट का क्या मीन, डिपेंडिंग ऑन दी मासेस, डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, जी की जो वैल्यू है, नॉट फोर्स। फोर्स की वैल्यू मास पे और उनके डिस्टेंस है उसके बीच में, उस पर डिपेंड करती है। क्या करती है, फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है, बट नॉट डिपेंडिंग द वैल्यू ऑफ जी। जी क्या हमारा एक कांस्टेंट है, जी की वैल्यू ना तो मास पे डिपेंड करती है और ना ही डिस्टेंस बिटवीन द मासेज। ठीक है, जो हमारे पास मास है उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन। इसीलिए कहता हूं आपको जो पीछे वाली वीडियोस हैं वो आप लगातार देखिए,
ऐसा नहीं है कि आप सीधा आएंगे और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट लेसन, उसके बाद वो रिलेटेड होता है किससे? सेकंड से। सेकंड वाला रिलेटेड है थर्ड से। ठीक है, आपको इस प्रकार से करना पड़ता है। ये तभी आप आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आपको। अगर आप सीधा एकदम से जंप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, राइट? तो इसीलिए आप पहले वाली वीडियो भी जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कुछ गेन हो रहा है, चाहे आप किसी भी स्कूल से हो या कैसे भी हो, ठीक है, अगर आप कुछ गेन कर रहे हैं तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। क्या नाम हमारे चैनल का? गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी पुश कीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके बारे में इंस्टेंटली पता चले। ठीक है, तो हम अभी इसके ऊपर आते हैं, टॉपिक के ऊपर। हमारी जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? हमारी न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। आर क्या है? डिस्टेंस है। किसके बीच का? दो मासेस के बीच का। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। लेकिन यहां पर क्या है? स्क्वायर है, तो मीटर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम अपने पास से कुछ नहीं बना रहे। देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर की मीटर, स्क्वायर था तो उसका भी क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। अब मास है और ये भी मास है, दोनों मास। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। क्या होती है? केजी इनटू में केजी। तो क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय में केजी स्क्वायर, क्योंकि केजी और केजी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी? केजी का स्क्वायर। हम ये हमारी किसकी यूनिट है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। किसकी यूनिट है भाई? हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड इसको हम इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप चाहें, ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिखिए, ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देखो, ये -2 है, इसका मीन क्या है? कि भाई ये डिवाइड में है। माइनस की वैल्यू, माइनस जो साइन लगा है उसका सिर्फ एक ही मीनिंग है, वो क्या है? कि जो ये वैल्यू है ना जिसके ऊपर माइनस लगा हुआ, यानी कि केजी माइनस स्क्वायर है। अगर ये सिर्फ केजी होता, सिर्फ क्या होता? केजी, और ये 1 के डिवाइड में होता, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते थे? केजी -1। फिर भी 1 वैल्यू लिखनी पड़ती, क्यों? हमें माइनस को शो करना था। उसका मीन क्या होता है? 1 बाई में केजी। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्वेश्चंस कि भाई सर प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम, वहां पर आप यही प्रॉब्लम करते हैं। स्टेटमेंट में कई बार गिवन होता है, तो इसका याद रखिए कि वो वैल्यू क्या है? उसके डिवाइड में है, राइट? तो ये हमारा किसकी यूनिट आ गई भाई? हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? आप नोट की कर लीजिए। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कि भाई जो हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसके इक्वल होता है? F इंटू में आर स्क्वायर बाई में क्या था? m1 m2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करते हैं? जब हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या किया हमने? इफ वी टेक two masses, two object of their mass is our unit mass, यानी कि उनका जो मास है वो कैसा है हमारा? देयर मास इज आर यूनिट मास। यूनिट मास मीन 1 kg। ठीक है,
यानी कि 1 वैल्यू हमारी। तो m की वैल्यू क्या हमारी, यानी कि 1 kg का एक मास है हमारे पास। या हम इसको एक एग्जांपल जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही लिख देते हैं दोबारा से। ये जो मास हमारा और एक मास ये था हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, कितना है 1 kg, और ये भी क्या है 1 kg 1 kg, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इनके जो बीच का जो डिस्टेंसेस है, क्या है, ये बीच का जो डिस्टेंस है इज आल्सो टेकिंग यूनिट एंड दैट इज 1 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन इज 1 मीटर। क्या किया हमने कि जो मास था हमारा वो भी क्या ले लिया हमने 1 kg, और उनके बीच का डिस्टेंस था जो हमारा किनके, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज 1 मीटर। देन पुट द वैल्यूज। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा F, R क्या था हमारा डिस्टेंस, 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1, M क्या मास 1 kg इंटू में 1 kg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F। यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होती है, F के इक्वल। कब इक्वल है, लेकिन वो कब होगी उसके लिए हमें क्या आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अभी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारी G की वैल्यू है वही जो गिवन है वही लिखना, बस रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, बस यही वैल्यू, द वैल्यू ग्रेविटेशनल constant is numerically equal। numerically मीन जब हमने उसको कैलकुलेट किया, क्या यानी कि हमने जो ये किया numerically इक्वल है किसके, इक्वल टू दी फोर्स। किसके इक्वल है भाई, हमारी फोर्स के इक्वल है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स। जी किसके बराबर है, F के। कब, अब वो कंडीशन लिखनी है हमें, विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बोथ इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कब, when which exist between two bodies of unit masses, which exist between two bodies, क्या था हमारे पास, टू बॉडीज थी, लेकिन मास कैसा था उन दोनों का, टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास। क्या मास था हमारे, बॉडीज ऑफ यूनिट मास। उनका मास क्या था हमारा, यूनिट मास था, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस था हमारा वो भी कैसा था, यूनिट डिस्टेंस था। क्या था हमारा, यूनिट डिस्टेंस था। एंड कीप एट ए, और वो क्या करते हैं, दूसरे को दूर रखते हैं, कीप एट ए डिस्टेंस, सॉरी यूनिट डिस्टेंस, एट ए यूनिट डिस्टेंस, टू each other, बस डिस्टेंस फ्रॉम each other। ये हमारी क्या है, डेफिनेशन है हमारी। किस चीज की डेफिनेशन है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इसकी डेफिनेशन है भैया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वैल्यू नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। या वैल्यू भी लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू भी लिख लो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये किस्म की वैल्यू ही है हमारी, ठीक है।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल, किसके न्यूमेरिकली इक्वल होता है? G इज इक्वल टू F होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट होता है हमारा? विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज, तो हमारे पास दो बॉडी ऑफ यूनिट मासेस, तो उनके बीच का जो मास हमारा वो क्या है? यूनिट है। कीप एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दी ईच अदर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हमारा? यूनिट है। तो G किसके इक्वल हो जाती है? F के। अब इसकी हमें ये तो पता चल गया कि भाई G जो हमारा वो F के इक्वल है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चली कि भाई G किसके इक्वल होता है। तो उसके लिए हमने क्या, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो उसकी जो वैल्यू आई वो क्या थी हमारी? तो जो G की वैल्यू थी वो क्या थी? 6.67 मल्टीप्लाई में 10⁻11, 10⁻11 क्या थी अब ये वैल्यू? G की वैल्यू थी, तो क्या यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिली, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब ये आई कैसे वो बता देता हूं तरीका, लेकिन करनी पड़ेगी याद आपको। अब इन्होंने क्या किया कि टू बॉडीज ली, दो ऑब्जेक्ट लिए 1 kg के। क्या था हमारे पास? 1 kg का एक मास लिया और 1 kg का एक मास लिया, और इनके बीच का जो डिफरेंस था वो क्या था? 1 मीटर। क्या था? 1 kg, और ये भी क्या था? 1 kg। लेकिन ये जो दोनों मासेज लिए हमने, ये किसके बने हुए थे? गोल्ड के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? गोल्ड के। यानी कि गोल्ड के दो ऑब्जेक्ट लिए, मासेज लिए हमने 1 kg और 1 kg, और उनके जो बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था? 1 मीटर। तो जब उन दोनों को हमने इस प्रकार से रखा, तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कैलकुलेट की गई, मेजर की गई। क्या की गई? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या की गई? मेजर की गई। तो वो जो वैल्यू आई हमारी वो क्या है? ये आती है। अब यहां पर आप ये फोर्स मान लो उसको, या ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास 1 kg का मास हो, उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो? 1 मीटर का हो, तो G किसके इक्वल होता है? F के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? F के इक्वल होता है। तो यही हमारी किसकी वैल्यू होगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये था भी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई ये हमारा स्मॉल साइज हो, लार्ज हो, किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसकी फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हमारा मास स्मॉल है या ज्यादा है। फोर्सेस हर एक के बीच में होती है। फोर्स के ऊपर तो इफेक्ट, मतलब फोर्स क्या है, कम या ज्यादा तो होती है, लेकिन होती जरूर है। ये नहीं है कि भाई स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एग्जिस्ट करती है। बॉडी इज स्मॉल और लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, कैसी भी हो, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये था भी आज का हमारा टॉपिक, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड इज वैल्यू, ठीक है भाई। नेक्स्ट के अंदर आगे का टॉपिक्स करेंगे। आज की वीडियो के अंदर यही है भाई। थैंक यू।